हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो ये मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 आज करवाने वाला हूँ, केमिकल काइनेटिक्स का। तो इसमें लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको कुछ रिएक्शंस, जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस बता दिया था, और उसके अलावा मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए देखो, एनसीईआरटी में एक तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, और लास्ट में बोल सकते हैं कि रेट लॉ दिया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हैं हमारे पास। बट इसके अलावा भी ये सारे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो हमें कम से कम तीन जो रीजंस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं तीन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए आज मैं करवाने वाला हूँ सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आइए एक एक से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, और दूसरा फिर उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिर उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, फिर सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, और लास्ट में हम देखेंगे रेट लॉ को। ओके, तो आज हम सबसे पहले करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय द डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसके बाद मैं एक कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे हमारे पास क्या होने वाला कि जैसे स्टार्ट में हमारे पास अगर 1000 मोल्स है ना, 1000 मोल्स हैं। अब ये रिएक्शन चल रही है ना, ये रिएक्शन चल रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो स्टार्ट में क्या होगा, इनिशियली रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, है ना। फास्टेस्ट होगी कब, इन स्टार्टिंग ना। तो जब स्टार्ट में क्यों होगी, अब ऐसा क्यों होता है, देखो अब इसके बीच पीछे का रीजन ये है, सब हम बोल सकते हैं कि जो कंसेंट अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन देख रहे हैं हम, और किसी फैक्टर को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, ये याद रखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास 1000 मोल है ना, यानी कि रॉ मटेरियल हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, यानी कि रिएक्टेंट मैक्सिमम है। तो जब रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, है ना। यानी कि बाय द टाइम हम देखें कि एक टी टाइम मतलब T1 टाइम के बाद ये हमारे पास 500 मोल्स बचे, है ना। 500 के बाद 200 बचेंगे ना, बाकी के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इस प्रकार से देखो, सबसे पहले समझो कि टेम्परेचर के इफेक्ट, जैसे हमारे पास कोई बीकर है, ओके, कोई बीकर है, या फिर हम बोल सकते हैं एक सिस्टम है हमारे पास, एक पूरा सिस्टम में हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो A+ भी रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रखे हैं, है ना। अब इसको ये जो है रिएक्शन हो रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर कंसीडर करो कि ये रिएक्शन हो रही है कुछ जैसे 500 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं पर सेकंड, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ओके, इन इनिशियल स्टेट। तब क्या होगा, अगर हम इस टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा इस कंडीशन में, ये जो 500 जो मोल्स पर सेकंड थे, ये हो जाएंगे लगभग 1000 मोल पर सेकंड, या फिर इससे भी ज्यादा। ओके, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, हम बोलेंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, या तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या फिर उससे ज्यादा
मल्टीप्लीकेशन में हो सकती है। ओके, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हमने बढ़ाया टेम्परेचर तो डबल उसकी रिएक्शन कम से कम हो जाएगी। अब ये सभी के लिए एप्लीकेबल है जो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस हो रही हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन अगर हैं तो। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा, सबसे पहले ये समझो कि जैसे हमारे पास है इन केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन old bonds are broken and new bonds are formed। तो समझो इस चीज को, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रिएक्टिविटी पे बड़ा ही डिपेंडेंट होगी। यानी कि नेचर होगा कैसा कि अगर आने वाला जो सब्सटेंस है, यानी कि ए से हम बोल सकते हैं अगर ये मॉलिक्यूल था हमारा स्टार्ट में, है ना, और इसको हमें सी से रिप्लेस करवाना, तो ये जो रिएक्शन ये फास्ट होनी चाहिए एज कंपेयर टू ये जो बॉन्ड बना हुआ है। यानी कि ए प्लस क्या हो जाएगा, ए बॉन्ड बना लेगा सी के साथ में और बी को एलिमिनेट कर देगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि नेचर इस टाइप से डिपेंड करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा। ओके, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, हम रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2NO प्लस O2 जो होता है वो क्या होगा 2NO2, और ये रिएक्शन होगी हमारे पास फास्ट। क्यों होगी, क्योंकि ये जो बोल सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इस वाली रिएक्शन में जल्दी या फिर हम बोल सकते हैं फास्ट होता है। ओके, CO प्लस O2 ये रिएक्शन होगी CO2 2CO2, ये होगी रिएक्शन स्लो। ओके, क्यों होगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस इसमें स्लो होगी, तो इस वजह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी वो इंक्रीज करवाएंगे। यानी कि जैसे जैसे हम जो कैटलिस्ट को हम यूज करेंगे, है ना, कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो हम इंक्रीज करवाने के लिए ही करते हैं। और अगर हम दूसरी चीज देखें कि अगर हमें रिएक्शन को टर्मिनेट करवाना है, मान लो हमारी रिएक्शन इनफ हो चुकी है, अब उसको हमें बंद करवाना है, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट का ही एकदम रिवर्स एक चीज करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं इनिबिटर, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं रिएक्शन टर्मिनेटर, इनिबिटर का हम यूज करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में ये सारी चीजें जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, आगे चैप्टर में पूरा एक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट नाम से टॉपिक है, उसमें मैं पूरा अच्छे से कवर करवाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो कैटलिस्ट होगा वो क्या इफेक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा। ओके, अब इसके बाद समझते हैं हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये भी हम बोल सकते हैं जो कोलिजन थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले समझते हैं ये भी क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद एक्सपोजर, एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब एक्सपोजर टू रेडिएशन कैसे समझे हम, सबसे पहले समझो इस चीज को। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हम बोलेंगे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो रही है, जैसे स्टार्ट में हमारे पास एक हम एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस Cl2। ये क्या, अगर हम रिएक्शन करवाएं इन डार्क यानी कि अंधेरे में करवा रहे हैं हम रिएक्शन को, तब क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट तो हो रहा है बट ये रिएक्शन हो रही है स्लो। अब इसके बाद हम जैसे हमने इसको सनलाइट में लेके गए, सनलाइट, तो इसमें सनलाइट दिया यानी कि यूवी रेडिएशन इसके पास पहुंचेगी। सनलाइट में क्या होता है यूवी रेडिएशन, तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगी बहुत ज्यादा फास्ट, और हम बोल सकते हैं इसको विद एक्सप्लोजन, यानी कि इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है इस रिएक्शन में। यानी कि एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन उन्हीं रिएक्शंस में होगी जिसमें से कि स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जो कि यूवी रेडिएशन से इफेक्टेड होती हैं। ओके, तो एक्सपोजर टू
रेडिएशन। जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करें थोड़ी सी, देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिससे कि फूड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि डार्क में हमें पता है कि वो रिएक्शन नहीं होती है। और अगर हम दिन में देखें तो वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा, है ना, सनलाइट का। तो सनलाइट का इफेक्ट होता है, हम बोल सकते हैं, तो रेडिएशन के थ्रू वो रिएक्शन होती है। वैसे ही हम इसको भी समझ सकते हैं, H2 + Cl2, ये जब हम अंधेरे में करवा रहे हैं तो रिएक्शन स्लो हो रही है, आराम से हो रही है, बिल्कुल कोई भी एक्सप्लोजन नहीं है। और अगर हम इसको फास्ट करवाना चाहते हैं तो सनलाइट में इसको डाल दिया, सनलाइट में डालने के बाद क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन के साथ में ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास हो गए हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम देख सकते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा, और इसको हम डिटेल से करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी डिटेल से दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है कभी कभी 2 मार्क्स में अकेला ही पूछ लेते हैं। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ऑफ रिएक्टेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट on which rate of reaction actually depends। ये तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। अब इसके बाद आगे हम देखें, अब एक रिएक्शन होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। ओके, ये हमारे पास क्या है, रेट लॉ है। तो इसके बाद हम एक रिएक्शन को देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास ए प्लस बी यानी स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्चुअली यूज कितना हो रहा है, एक्चुअल में यूज हम बोलेंगे अल्फा हो रहा है, और इसमें एक्चुअल यूज कितना हो रहा है, बीटा, है ना। मतलब इसमें से क्या है हमारे पास कि एक टाइम पे ये रिएक्शन हमारे पास ए पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए थे, है ना, स्मॉल ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बी थे, है ना, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ए थी और बी थी, यानी कि ये स्मॉल ए एंड बी, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन थी। बट हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल यूज ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा के ए अल्फा एंड बी बीटा। तो ये क्या हो गई हमारे पास, के क्या है हमारे यहां पर, रेट कांस्टेंट, और हम इसको क्या बुला सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये इसके लिए हम रेट कांस्टेंट ज्यादातर टाइम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज करना होता है। अब इसके बाद एक हम इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं क्या होगा, तो नोट लिख लो जरा, नोट क्या होगा, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट be predicted cannot be predicted theoretically but
must be determined experimentally. एक्सपेरिमेंटली होगा हमारे पास रेट फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरेटिकल रेट लॉ को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम रेट लॉ को डिटरमाइन कर पाएंगे। अब आता है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास, और इसकी बात कर लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of each reactant becomes unity। ठीक, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी, है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पावर, ये जो डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं मैं, कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में और मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही हैं ये। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि ये क्या होगा, सम ऑफ होगा हमारे पास। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारे पास के अल्फा, सॉरी ए अल्फा एंड बी बीटा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऑर्डर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन जितना यूज हो रहा है वो हमारे पास दोनों का प्लस, यानी कि सम, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, ये सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन इसकी बारे में। तो पहला क्या होगा, ये क्या करेगा, इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये इंडिकेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट तो क्या होगा, फास्टर इज द रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अब इसके बाद सेकंड हम पॉइंट समझ लेते हैं। अगर ये मतलब हम बोल सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधी सी बात, रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, एवरी रिएक्शन हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट at a particular temperature। ये क्या होगा, मतलब कि एवरी रिएक्शन हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि सभी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनका खुद का एक रेट कांस्टेंट होगा, सबके लिए वेरी करेगा, हम बोल सकते हैं। सेम भी हो सकता है कभी कभी बाई चांस, है ना, बट वेरी सबके लिए करता है। द रेट कांस्टेंट for the same reaction
डिफर्स विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा तो ये क्या होगा, बोल सकते हैं टेम्परेचर के साथ साथ रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा वैसे वैसे रेट कांस्टेंट में भी चेंज आएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर a reaction does not depend upon the concentration of reactant, यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। और ये किस पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर के वेरिएशन पर, देख है ना, याद रखना ये चीज। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is dependent on the order of reaction। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, तो ये हम यहाँ तक समझ सकते हैं कि सबसे पहला क्या था हमारे पास, तो ये इंडिकेट कर रहा था, इंडिकेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। दूसरी चीज, एवरी रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि सभी जो टेम्परेचर होंगे उसके अकॉर्डिंगली रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ओके, द रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन डिफर्स विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ में वही डिफरेंस होगा इसमें भी। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। अब इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट जो कि बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है रेट कांस्टेंट के लिए, तो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि जैसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो इनके अकॉर्डिंगली हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिटरमाइन करेंगे। ये हम आगे की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।